ये तो चारों तरफ वही भरे हैं। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। मुझे पता है कि ये बातें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी आपको, क्योंकि कोई भी व्यक्ति और जो अज्ञानता में जी रहा हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सारी लड़ाई इस पृथ्वी पर तो इसी बात की है। कुछ जहां बिगड़ा, ये कैसे हुआ, वो फलाना यहां आ गया था, वो जवाब तैयार है, चाहे इतने छोटे बच्चे से पूछो और चाहे स्कूल के प्रिंसिपल से पूछो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इतना छोटा से पूछो, ए, और फिर रील मुझे याद आ जाती है। वो रील में देखता हूं, सचमुच उस कुत्ते से गिर के एक शीशा टूट गया और कुत्ता जाके चुपचाप इतना स्पीड में गया जहां उसका सोने का स्थान था। इतना कपटी कुत्ता भी, छोटा बच्चा था, उससे ग्लास टूट गया, टन हुआ और फर से गया जहां उसका सोने का व्यवस्था, जा करके और सचमुच वो मैया आई आकर के देखी तो बेचारा सो रहा है। बताओ हमके कुत्ता कपट कर गया, कुत्ता भी ठग गया आदमी को। बताओ अब तुम इसी पे इतना चालू बन रहे हो, हमसे चालू, कुत्ता आपको ठग रहा है रोज और चालू बने हुए हैं आप। तो इतना कपट, तो उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते आप। बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल। कम से कम खड़े होकर के, ये अगर तुम्हारी संतानें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो कह सको कि ये सब मेरे कारण है। उन संतानों में थोड़ी बहुत भी अगर संतानत्व की भूमिका होगी, इंसानियत होगी, तो ग्लानि से शायद सुधर जाएंगे कि मेरे कारण मेरे बाप, मेरी मां इस तरीके से जी रहे हैं, उन्हें बहुत ग्लानि हो रहा है। पर बाप ग्लानि करने को तैयार नहीं है, माता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, संतान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार। संतान, तुम कैसे ऐसे बन गए, कैसे बन गए, क्या मिला हमको, क्या हुआ है मेरे साथ, जब जो कहा हुआ क्या मेरे लिए। लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। एक को रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और उत्पात मचाए और बोले कैसा लग रहा है, कुछ नहीं बेटा, कैसा क्या लगेगा, आप तो बहुत छोटे थे, मैं चाहती तो आपको बना सकती थी, मैं चूक गई उस समय, मेरी ही गलती है। अगर बच्चा इंसान होगा तो शायद ग्लानि हो जा रही, मेरे कारण मेरी मैया ऐसे कर रही है, शायद बात भी बन जाए दोनों की। पर कौन स्वीकार करता है इस दुनिया में साहब, कौन करता है। हर आदमी ये स्टेब्लिश करने पर लगा है, आई एम राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड दिस इज द रियल कॉज ऑफ फाइट। ये जो फाइट चल रहे हैं ना, ये यही कॉज है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं। दिल से ले लीजिए, हृदय से ले लीजिए। ये इतने जो लोग यहां आश्रम आए बिगड़ गए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इस गुरुकुलम में यहां आकर के अगर मैं उनको संस्कार नहीं दे पाया, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 100% उस आचार्य और उस गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके अंदर में आए हुए अगर बालक सही नहीं हो पाए, 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, अगर वो सही नहीं हुए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप भी ऐसे ही अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करिए, और ये लेंगे तो इन पीढ़ियों का मंगल हो जाएगा। इन 2 लोगों के अभिमान में ये जो नई नई कलियां हैं, जो फूल बनने वाले हैं, ये नष्ट हो रहे हैं। फूल बनने से पहले ही ये बिखर जाएंगे। इन्हीं 2 लोगों को, उधर मातृ, पितृ और आचार्य, इन 3 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ी रह गई, तो ये आने वाली पीढ़ियां शायद अच्छी बन ही जाएंगी, ये अच्छे से फूल की तरह विकसित हो जाएंगे। यही करना है, और ये करेंगे तो सत्संग श्रवण का जीवन में लाभ होगा। और सत्संग इत्यादि सब ठीक है, थोड़े बहुत रस की चर्चा होनी चाहिए, हर प्रकार के रस सत्संग में मिश्रित होने चाहिए। लेकिन बस सत्संग का अर्थ केवल यह नहीं होता, आए और थोड़ा सा अफीम खिला दिया आपको 10 मिनट के लिए, थोड़े उछा पटक उठा ऐसे ऐसे, लाल, उसके बाद कहाँ गए, बाहर निकल के, हमारा चप्पल कहाँ गया, अरे यहाँ बड़ा चोरी होता है भाई, ये वृंदावन है, तो ये करके क्या मामला है, क्या मतलब है। ये अफीम खिलाने के लिए थोड़ी लाया गया आपको।
ये 10 मिनट के लिए कोई भांग की गोली खिलाने के लिए थोड़ी ये सत्संग चल रही है कि तुम आए और 10-20 मिनट के लिए भांग की गोली तुमको खिला दिया और उसके बाद तुम भांग खाकर, भांग खाने के बाद किसको बुरा लगता है? वो तो कैसा भी आदमी हंसते रहता है, भांग खिला तो जो सुर पड़ जाए वही करते रहता है वो आदमी। तो सत्संग भी अगर भांग की गोली है आधे 1 घंटे के लिए, तो फिर आदमी जाएगा कहां? अगर जिस दिन सांस रुकने लगे और ऑक्सीजन भी काम ना आए तो अब कोई उपाय नहीं रह जाता। डॉक्टर कहता है कि अब सीताराम, अब नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन भी इस पे वर्क नहीं कर रहा, अब नहीं ले पा रहा, ये नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थान भी अगर भांग की तरह सुलाने के हो गए, कुछ देर नचाने के हो गए, कुछ देर ऐसे ऐसे करने के हो गए, तो फिर जीवन कहाँ बचेगी, संस्कार कहाँ बचेंगे, ये राष्ट्र कैसे बचेगा? और ये राष्ट्र जो विश्व गुरुत्व की उद्घोषणा करने वाला है, ये न बचा तो सनातन सभ्यता, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया और प्राणी मात्र में सद्भावना की परिकल्पना करने वाला संस्कार, सनातन संस्कार का फिर क्या होगा? जो प्राणियों में भी सद्भावना ढूंढ रहा है, जो विश्व का कल्याण का स्वप्न देख रहा है, उस संस्कृति का क्या होगा? उस सनातन का क्या होगा? ये सनातन भी अगर हमने ऐसा बना दिया, लेबल सनातन का लगा दिया और काम नश्वर का शुरू हो गया, केवल नश्वर बचाओ जो नाश होने वाला है, तो ये मामला खराब हो जाएगा। इसलिए फिर से कहता हूं, विरोध एक ही आदमी से रखना है इस पृथ्वी पर। किससे? बोलो। जिसने ग्लो साइन बोर्ड सत्य का लगा रखा हो पर मामला असत्य का चल रहा हो, इस दुनिया में नफरत करने के लायक बस एक ही आदमी है, उससे सावधान रहना। ये सत्संग, ये कथाएं, ये बड़े बड़े आयोजन भी अगर मनुष्य के भीतर चेतना और बोध उत्पन्न न कर सकें तो फिर थोड़ा शंका होता है, संदेह होता है कि अब मनुष्य कहां जाएगा। ये अंतिम जगह थी जहां से मनुष्य चेतना संपन्न हो सकता था। अंतिम द्वार गुरुद्वार, अंतिम द्वार आचार्य के शरणापन्न होना, शास्त्रों के शरण में आना। और यहां भी अगर रैपर तो ठीक है पर माल डुप्लीकेट हो गया तो अब इस देश को कौन बचाएगा? तब इस समाज को कौन बचाएगा? इसलिए आप तो ओरिजिनल सामान के खरीदार बनो। मेरे प्यारे भारतवासियों, तुम बिगड़ चुके हो, तुम ओरिजिनल खरीदो, सत्य खरीदो। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, जो डिमांड होती है उसी की सप्लाई होती है, उसी का प्रोडक्शन होता है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। जिसका डिमांड होगा मार्केट में वही चीजें बननी शुरू हो जाएंगी और उसी की सप्लाई आएगी। जो बिकता ही नहीं उसको कौन देगा? बोले हमारे ये आउटडेट है, माल उठाओ अपना दुकान से, नहीं चलता। चलो ये वाला आया है, देखो 32 पीस आया था, वो तो बिक गया, अब 1032 का ऑर्डर अभी पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, बोला गजब माल आया हुआ, ऐसा माल। डिमांड, तो डिमांड करने वाले तुम हो, तुम्हारी डिमांड गलत है, इसलिए सप्लाई करने वाले भी थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। जो मांग रहे हो वही दे रहे हैं। लोग कहते हैं ये द्वार सुधरना चाहिए, मैं कहता हूं सचमुच का प्यासा आना चाहिए। वो जो मांगेगा, मजबूरी होगी इस समाज की, उसको वही सप्लाई करेगा, वही चीजें बनेंगी, वही लोग व्यासपीठ पर बैठेंगे, वही लोग व्यास गादी पर बैठेंगे जो बैठे हुए लोगों में चेतना भर सकें, जो बैठे हुए लोगों में आनंद आह्लाद का कारण ज्ञान भर सकें, उन्हें ज्ञान से जोड़ सकें। तो ये डिमांड तो आप ही को करना होगा। आपकी डिमांड सही नहीं थी। बरसों से भारत चूका है, धर्म प्राण देश है, संस्कृति प्राण देश है, पर चूका भारत, इसकी डिमांड खराब हो गई। अब इसमें भी थोड़ा मैकोले इत्यादि थे, पढ़ाई दिए ऐसे, गुलामी इतने दिन तक हमारी रही, हम भूल गए हमें क्या मांगना चाहिए, और हम मांगते गए और हमें परोसे जाने लगे। और अब संख्या उन्हीं की ज्यादा है जिसकी जितनी
संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी का नारा आया, आया ना। तो आज संख्या सत्य की भारी है कि असत्य की भारी है? बोलो, दिल से बोलो। चारों तरफ असत्य दिखाई पड़ता है कि सत्य दिखाई पड़ता है? अज्ञानता नृत्य करते हुए दिखाई पड़ रही भौंडे नाच, या ज्ञान अपने सुर लय ताल में कोई संगीत तरंग छेड़ रहा है? बताओ, भौंडी नृत्य हो रहे हैं। तो ये कारण है कि असत्य की पूछ बढ़ी है, असत्य का पूजा बढ़ा है, कुसंस्कार संस्कार के पैकेट में बिक रहे हैं, और ये सब के कारण हम हैं। हम बदलें नहीं, हम गलत हो भी सकते हैं, पर एक चीज तो चाहिए, तो हमको सत्य। इतना तो कह भाई, देखो हम असत्य हैं, हम गड़बड़ हैं, सुधरे नहीं हैं, पर माल तो हमको सत्य चाहिए। इतना अगर संकल्प भारतवासी कर लें तो मुझे पक्का विश्वास है कि व्यास पीठ पर पुनः व्यास भगवान बैठ जाएंगे और व्यास जी के द्वारा कथा निःसृत होगी। गुरुकुलम में पुनः वही आचार्य और वही गुरु बैठ करके आपको वही सामान प्रस्तुत करने लगेंगे। तो कारण हम हैं, तो निवारण भी हम ही हो सकते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी कारण और निवारण के सूत्र को सुलझाने के लिए भारतवर्ष की भूमि पर हजारों एकड़ में बनने वाली सनातन विश्वविद्यालय के बनाने का परिकल्पना जब हमारे मन में आया, तो तब से लेकर आज तक नींद तो आती है और कभी स्वप्न भी आता तो नहीं, लेकिन आता भी है तो सनातन विश्वविद्यालय का ही आता है कि इस भूमि पर सनातन विश्वविद्यालय बने, जो वास्तव में सत्य के खरीदारों की संख्या की बढ़ोतरी कर सके और धीरे धीरे चारों तरफ सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा, आनंद, आह्लाद इस भारतवर्ष में दिखाई पड़े। पूरी दुनिया के लोग जो भारत में आकर के ज्ञानार्जन करने के लिए आते थे, पुनः भारत ज्ञान का केंद्र बने और दुनिया के सारे लोग, भले ही हवाई जहाज कहीं मिल जाए और चीजें कहीं मिल जाएं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं थी। भारत को थोड़ा बदनाम किया गया था, भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया था। ऐसी बात नहीं कि केवल कृषि की प्रधानता थी, भारत के उन्हीं गांवों के घरों में ऐसी ऐसी चीजें बनती थी। हाँ, बड़े बड़े कल कारखाने नहीं थे, पर हुनरमंद हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग थे कि घरों में ही न लगाए। आज एम्स में जैसा ऑपरेशन नहीं होता था, उन घरों में जाकर के हमारे हल वाले कांटे से ऑपरेशन करके कितने लोगों को बचा देते थे महाराज। वो जीवन तो खुद मैंने देखा है, मैं केवल बोलता नहीं, वो जीवन हमने खुद देखे हैं। बड़े से बड़े फोड़े, बड़े से बड़े ये गैंग्रीन जैसे घावों को ऐसे हुनरमंद लोग रहते थे, और आप कहते हैं कुछ नहीं। मैंने उस दिन कहा था, भारत में बनने वाली वो मलमल की साड़ी, जिस साड़ी को एक सिलाई के डब्बे में रखते थे, मैच बॉक्स में, तो क्या हमारा भारत उद्योग प्रधान नहीं था? हाँ, ये बड़े बड़े प्रचार, कल कारखाने और गंगा यमुना को प्रदूषित करने वाले यंत्र नहीं थे, पर घरों में ही छोटे छोटे जगहों पर ऐसे सुंदर इकोलॉजी के साथ, इकोनॉमी के साथ हमारे यहां कुटीर उद्योग थे, गृह उद्योग थे कि भारत केवल विद्या ही उत्पन्न नहीं करता था, बल्कि उस विद्या से जो सामान बना देता वो विश्व में नंबर 1 हो जाया करता था। तो भारत उद्योग प्रधान भी था, केवल कृषि प्रधान नहीं था। यहां उद्योग की भी प्रधानता थी, और यह ज्ञान से ही संभव है। इसलिए पुनः उसी ज्ञान रूप में भारत की प्रतिष्ठा हो, इसके लिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण, और इस निर्माण में 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हम तो लगे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हम थकने वाले थोड़ी।